नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो। आज की वीडियो खास है क्योंकि आज जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो अब हमारे बीच है नहीं, लेकिन उनका काम इतना प्रशंसनीय था कि उनको जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा अपने आवास में बुलाया गया था मिलने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम उन्होंने किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय चंद्रशेखर लोहमी जी की, जिनको हम जानते हैं लोक वैज्ञानिक के रूप में। हमारे ताकुला क्षेत्र के वो रहे और इस बीच में ताकुला में उनके गांव में गया था, जहां उनके पुत्र हरिहर लोहमी जी ने जो है उनके स्मृति में, उनकी याद में एक जंगल तैयार किया है। तो उसी जंगल को दिखाने गया था। तो तब मेरे को पता चला कि जो उनके पिता थे एक लोक वैज्ञानिक थे। क्यों उनको लोक वैज्ञानिक कहा जाता है, ये भी मैंने जो है लोहमी जी से जानने की कोशिश की, और क्या उन्होंने ऐसा काम किया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको अपने आवास में बुलाया था, और न सिर्फ बुलाया बल्कि इनाम भी उस समय दिया था। तो दोस्तों कितना उनको इनाम मिला और क्यों उनको इनाम मिला, क्या उनका कार्य था, वो सब हम जानेंगे उनके बेटे श्री हरिहर लोहमी जी से। सीधे उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि आखिर एक माँ साहब कैसे बन गए लोक वैज्ञानिक। तो लोहमी जी, अभी मैं थोड़ा आपके पिताजी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। वैज्ञानिक हमने बहुत वैज्ञानिकों का नाम सुना है, लेकिन लोक वैज्ञानिक चंद्रशेखर लोहमी उनका नाम है। तो लोक वैज्ञानिक क्या होता है, थोड़ा ये समझाइए मेरे को। एक्चुअली ऐसा है, ये इनका जन्म यहीं हुआ, इसी भूजन पे। उन्हें कक्षा 4 प्राइमरी पाठशाला चौपातर से किया, फिर अल्मोड़ा ये चले गए। बहुत गरीबी हालत में उन्होंने पढ़ा है, बड़ी मुश्किल से कक्षा 7 पढ़ो, मिडिल कहते थे उसमें, पढ़ाई पूरी करके कर पाए। उसके बाद इन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। उसके बाद ये जिला नैनीताल इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र चुना, और 1923 में ये जिला नैनीताल में इनकी सहायक अध्यापक के रूप में, जिला बोर्ड कहते थे, में नियुक्ति हुई। गोलापार प्राइमरी पाठशाला कुंवरपुर में। मैं एक चीज़ पहले बताता हूँ, इनका जन्म 1904 में हुआ, अक्टूबर 24 को, और 1923 में उन्होंने मिडिल की पढ़ाई पूरी की और फिर टीचर बन गए। 1929 में इन्होंने टीचर ट्रेनिंग का, इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो जिला नैनीताल का मुक्तेश्वर, रामगढ़, ये इलाका रहा है, ये वहीं रहे। और 1964 में उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। दो उत्तराखंड में जो आज सीमा है उसके 2 अध्यापक थे, तब तो यूपी था ये। एक तो गंगोत्री गर्ब्याल का नाम आपने सुना हो, उत्तरकाशी में थी। एक चंद्रशेखर लोहमी जी गहना में थे। इन दोनों को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों ही, जिनके नाम से यह पुरस्कार 1963 में आरंभ हुआ है, 1964 में यह पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। अरे बहुत बड़ी बात है। तो और फिर उसके बाद इनको 4 साल का एक्सटेंशन मिला शिक्षा। फिर उनको गहना से नौकुचियाताल भेजा गया। नौकुचियाताल ये आए, स्कूल की हालत बहुत ख़राब थी। मैं उस विद्यालय में कई बार अब जा चुका हूँ, तो लोग वहाँ काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो उसको सुधारा उन्होंने। और वहाँ एक ख़ास बात थी, पहले जब गोलापार रहे तो वहाँ कुरी था, लंटाना, मतलब वहाँ उसमें नहीं था। जब 36 में भी वहाँ रहे तब नहीं था। जब 64 में वहाँ देखा तो पूरा जो भीमताल का इलाका है वो कुरी, जिसको लंटाना कहते हैं, जिसमें फूल आते हैं 12 मासी, वो घिरा हुआ है। वो क्या करता है, बहुत ही विनाशकारी पौधा है। विनाशकारी, एक तो खेतों को बर्बाद करता है, और दूसरा जंगलों में फैलता है तो पानी के स्रोत खत्म कर देता है, और हमारी जो जंगल हैं वो पनपते नहीं हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और उसमें बाघ छिप जाता है। जंगली जानवर जो है हमारे मवेशियों के लिए भी नुकसानदायक, और चारागाह भी उससे गिर जाते हैं। तो उनके मन में आ कि एक बार उन्होंने कहीं पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में किसी चारवाहे को, गडेरिया जिसको कहते हैं, वहाँ नागफनी फैल गई थी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। तो गडवारे को ये क्या मिला, एक कीड़ा मिला। उसने वैसे फैलाया, देखो क्या होता है इससे, और पता चला 4-5 साल में पूरी कुरी नहीं, वो नागफनी नष्ट हो चुकी है, चारागाहों में घास उगने लगी है। तो उनके मन में आया कहीं ऐसा एक कीड़ा भी इसको खाने वाला होता है तो कितना ही आनंद आता। तो यही कुरी को खाने वाले कीड़ा। हाँ, तो उन्होंने, किसी ने बताया, शेर सिंह या कुछ नाम था उसका, भूल रहा हूँ मैं। उसने कहा, मास्टर साहब वहाँ एक, यहाँ से दिखाया, दूर दिखाया, वहाँ पर एक कुड़ी झाड़ी जो है पीली हो रही है। तो उनके मन में आया, नहीं जरूर वहाँ कुछ होगा। तो वहाँ गए, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए,
15 दिन तक लगातार गए, रात में भी गए। उनके दिमाग में आया पता नहीं कीड़ा दिखाई नहीं, कभी रात में आता हो, कभी कभी रात में भी आता है। उन्होंने सोचा कभी सुबह आता हो, तो प्रातःकाल भी गए, डर था, फिर भी गए। वो टॉर्च से देखा, कहीं नहीं मिला। एक दिन उनको गुस्सा आया, उनके हाथ में एक डंडा रहता था, डंड रखते थे, उन्हें झाड़ी पर डंडा मारा। वो लड़का राम सिंह था उसका नाम। अच्छा, जिन्होंने बताया कि वो पीला हो रहा है, पीला हो रहा है, तो उनके दिमाग में आया। लोग बाग उससे पहले भी कहते थे कि ऐसा कोई कीड़ा मिल जाए, लोग हंसते थे उन पर, पता नहीं माँ साहब भी ऐसी ऐसी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? अगर होता तो आज तो झाड़ खाने वाला कीड़ा है। हाँ, उनका अच्छा ठीक है, वो लगे रहे अपने काम पे। जब उन्होंने डंडा मारा तो पता चला वहां से बच झट 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 करके कुछ गिरने लगे, छोटे छोटे छोटे। वो उछल पड़े खुशी से, ये मिल गया मुझे करके। वो कहते हैं मेरे अंदर कोई था नहीं, मेरे पास, मेरे अंदर छोटी धोती पहनता था पैजामे के अंदर, वो धोती को खोला और कीड़े इकट्ठे किए और मैं खुशी से झूमता हुआ घर आया। मैं मेहरा गांव में रहते थे, वो मेहरा गांव में आसपास जो झाड़ी थी उन पर उन्होंने फैलाया, और फैलाए तो नवंबर का महीना रहा होगा, दिसंबर में बहुत छुट्टियाँ होती है, गांव चले आए, यहाँ छुट्टी में आ जाते थे ना। तो जब फरवरी में गए, मैं देखा तो झाड़ियाँ खा दी हैं उसने, कीड़े ने। हाँ, तो उन्होंने फिर वैज्ञानिकों को बताना शुरू किया। एक डीपी जोशी थे कंजर्वेटर फॉरेस्ट के, उनको बताया, उनके बहुत अच्छे जानने वाले थे। उन्होंने कहा लोहनी जी ये तो बहुत अच्छा है। उन्होंने इसको भेजा, पंतनगर यूनिवर्सिटी भेजा, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने उसको शिकागो भेजा और FRI भेजा देहरादून। उन शिकागो से रिपोर्ट आई कि इस कीड़े को मत फैलाना, ये टीक को खा देगा और फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा। लेकिन वो चुपचाप लगे रहे, उनका आने तो टीक तो वहाँ था नहीं, टीक सागौन होता है ना। उनका मैं देखता हूँ, उन्होंने 3 साल में 276 वनस्पतियों पे उस कीड़े का रिसर्च किया, शोध किया। वो एक पॉलीथीन, उस मार्किन की थैली बनाते थे, उसमें कीड़ा भरा और किसी टहनी में बांधा है, पत्तियों को उसके अंदर डाला है। तो 275 वनस्पतियों पर उन्होंने उसको डाला, पर लेकिन कहीं पर भी उसने किसी वनस्पति को नहीं खाया। अच्छा, उस कीड़े ने किसी फल पौध को नहीं खाया, किसी साग सब्जी को नहीं खाया। तो फिर रह गया था टीक। टीक का पौधा वही नहीं था, वो हल्द्वानी से किसी तरह से 1-2 पौधे उठा के लाए, सागौन के, किसी तरह से। चौकीदार को देना मना था वहाँ, पता नहीं चौकीदार से वो दे दिया उसने। वो अपनी छाता के अंदर रख के लाए, बारिश लगी थी, छाता बंद करके लाए, ताकि उन्होंने कहा क्या हो गया, उनका छाता टूट गई है। भीगते हुए आए तो कहते उस दिन पहला दिन था, मैं 40-30 किलोमीटर पैदल चला। उस दिन चाय पी मिले सिर्फ, खाना भी नहीं खाया। भीमताल से हल्द्वानी, हल्द्वानी से वहाँ आए। फिर उन्होंने अपनी क्यारी में जहाँ किराए पर रहते थे वहाँ रोपा, 2 महीने बाद जिसमें कॉपले आ गई। फिर उसमें शोध किया उन्होंने, तो देखा टीक को भी नहीं खाता। तब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एक कीड़ा जो है उसको भी नहीं खाता है। तो उन्हें बहुत बड़ा, जहाँ जहाँ कीड़ा फैलाया था बहुत उसका नक्शा बनाया। जब किसने उत्तर नहीं दिया वैज्ञानिकों ने, उन्हें बहुत जगह पंतनगर यूनिवर्सिटी लिखा, FRI देहरादून लिखा, बहुत जगह उनकी चिट्ठियाँ गई, लोगों ने उत्तर देना भी छोड़ दिया। उन्होंने क्या करा, उनका जो शोध कार्य था उनको अपने बस्ते में रख दिया, चादर में बांट के रख दिया। वो अपने दूसरे काम में लग गए, रिटायर हो गए 1970 में। वो घर नहीं आए, वो अमृतपुर में सड़क का काम चल रहा था, किसी आदमी के सामने काम, मेट का काम करने लगे। उसकी हाजी भर देते थे, वो कुछ पैसा दे देता था, उसका आजीविका चल रही थी। तो 1975 में एक कमिश्नर थे कुमायूं के, वो आए हुए थे हल्द्वानी। वो उनको जानते भी थे, उनसे मिले, उन्होंने कहा लोहन जी क्या तुम्हारा क्या हुआ हो? उनका कुछ नहीं हुआ, सब कोई पूछता ही नहीं है। ये फॉरेस्ट वाला एक आदमी आया था उसमें पहले, उससे कहा इसको, उनका आपके बस का नहीं है, ये कोई MSc जो बॉटनी से होगा, जो PhD कर रहा है वही इसको कर पाएगा, आप नहीं कर सकते होगा हाँ साहब इसको। तो उनको बुरा लगा उसमें, पहले मैं कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसकी बात सुन ली। मगर लोगों का ये दृष्टिकोण था इस तरह का, डिस्करेज करने का। तो जब जीवन चंद जोशी जी से वो मिले तो जीवन जोशी ने कहा मुझे दे दो जा, वो उनको दे दिया। अच्छा, उन्होंने सारे जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे थे एक तरह से। बिल्कुल, उनका बहुत, अरे हाथ से तैयार करके बहुत, मैं उतना ला ही नहीं सकता हूँ, करीबन इतना होगा वो। अच्छा, नक्शा भी होगा, सब कुछ होगा उसमें, किस किस से बात हुई, क्या हुई, वो हर चीज को लिखते थे। आश्चर्यजनक, आपको बताओ, कोई भी चीज छोड़ते नहीं थे। अभी मैं आपसे बैठा हूँ तो उसको भी लिख लेंगे, इनसे इस डेट को मिला, ये मिला। अच्छा। किसी का बच्चा पैदा होगा वो भी लिख लेंगे, किसी को पैसा दिया वो भी लिख लेंगे, पूरा हिसाब उनका रहता था। वो कहते थे डायरी जरूर लिखनी चाहिए, और टीचर को तो बिल्कुल लिखनी चाहिए कि कल मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है,
किस तरह करना है, उसका अध्ययन करना चाहिए कि कल जो पाठ पढ़ाना है बच्चे पता नहीं क्या पूछ ले। ये ताकुलाल बड़ा मोटर बाहर के है, इस वक्त गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो उनका पहला था कि आप डायरी जरूर लिखो, बिना जिससे कोई इंजीनियर एस्टिमेट बनाता है ना इस पर कितना, उसी तरह टीचर को भी अपना पाठ कंठस्थ होना चाहिए, ये नहीं कि कल बताऊंगा परसों बताऊंगा। तो जीवन चंद पांडे जी ने क्या करा, जोशी जी ने, जीवन चंद पांडे, अच्छा पांडे जी, और उन्होंने कमिश्नर रहे हो, पिथौरागढ़ डीएम भी रहे, पहले डीएम रहे हो जब जिला पिथौरागढ़ क्रिएट हुआ। तो उन्होंने इसको, डॉक्टर मिन्हास थे प्लानिंग कमीशन के मेंबर, उनको भेज दिया। मिन्हास जी ने, तो डॉक्टर स्वामीनाथन थे निदेशक, महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, उनको भेजा। उन्होंने 3 डॉक्टरों की एक टीम भेजी, तब तो वो गांव में थे। उनके बाद चिट्ठी आई कि आप वहाँ आ जाइए भीमताल। एक बार तो आए, वो नहीं गए, उनका खाली बात लोग की क्या सुननी, मुझे तंग करते हैं, खाली मुझे भाग दौड़ करता कुछ नहीं है। दोबारा फिर आई तो गए वो भीमताल। तो डॉक्टर NC पंत थे, डॉक्टर मिन्हास थे और मिस्टर घई थी, 3 वैज्ञानिक थे, वो कीट विज्ञान के विशेषज्ञ थे। भीमताल में 3 दिन रुके, उन्होंने पूरा एरिया देखा, उनके अभिलेख देखे, जो भी उन्होंने किया था। उसने रिपोर्ट दी अपनी 10 पेज की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कि इनका जो रिसर्च है सर्वांगपूर्ण है, इनने वैज्ञानिक की पढ़ाई नहीं की है, इनको अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं है, पर लेकिन जिस तरह से इन्होंने शोध की है वो कोई वैज्ञानिक भी नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक में इनके पास कोई लेबोरेटरी नहीं है, आतशी शीशा है, आतशी शीशे की सहायता से उनने कीड़े का पूरा जीवन चक्र लिख डाला, उसकी आयु कितनी होती है, कब पैदा होता है, कैसे होता है। तो 20 दिन की इसकी आयु होती है, 20 दिन में कब जवान होता है, कब वो बच्चे फिर पैदा करने की स्थिति में आता है। तो इस तरह से पूरा उसका जीवन चक्र लिखा, एक आतशी शीशे की में। उनको एक इंटर कॉलेज है, लीलावती इंटर कॉलेज, वहाँ कोई डॉक्टर, कोई पांडे साहब थे, ख्यालीराम पांडे साहब, याद आ रहा मुझे, उनसे उनने कहा, उनने 10 दिन के लिए टेलीस्कोप उनको दे दिया स्कूल का। तो झाड़ियों को नीचे बैठ करके टेलीस्कोप की सहायता से वो लिखते थे। तो 1976 में पहले तो पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति पांडे साहब थे, उनका नाम शिव प्रसाद पांडे जी, इनकी फोटो देख रहे हैं ये नीचे। अच्छा, शिव प्रसाद पांडे जी ये है, हाँ नीचे। और ये इंदिरा गांधी, उसको बाद में बताऊंगा, पहले इसको लिखो आप। ये जो है शिव प्रसाद पांडे जी, ये है, ठीक हाँ, है, ये पंतनगर से कुलपति रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बुलाया इनको दिसंबर में। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि वहाँ अपने विश्वविद्यालय की उसे उनको 5 साल तक की 100 रुपया मासिक पेंशन स्वीकृत की, और उसमें 1,500 रुपया उनको पुरस्कार भी दिया सबसे पहले। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 1976 अप्रैल 1 अप्रैल 1976 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इनको बुलाया। वहाँ इनको सर्वोच्च पुरस्कार होता है क्या, डॉक्टर रफ़ी अहमद किदवई, कृषि विभाग, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो पुरस्कार इनको, उसकी धनराशि 10,000 थी, इनके मामले में 15,000 रुपये की गई उस समय 1976 में। वो पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, बहुत से वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। क्योंकि ये इनको उपाधि नहीं दी गई डॉक्टर की, क्योंकि पता नहीं कि देनी चाहिए थी, कोई मानद उपाधि तो दे सकते थे। और इनको जब डॉक्टर जगजीवन राम जी कृषि मंत्री थे, उनके हाथों से इनको मिला। उन्होंने भाषण में अपने कहा कि ये जो है, ये पुरस्कार इनको नहीं दिया जा रहा है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सम्मान है, ये इनका सम्मान नहीं बल्कि हमारा सम्मान है। ये एक व्यक्ति ऐसा अभूतपूर्व काम कर रहा है। उसी घटना को सभी पत्रिकाओं, पुस्तक, पेपर ने प्रमुखता से छापा। तो एक अमेरिका की पत्रिका है टाइम्स, उसके संपादक भी वहाँ थे। उन्होंने 2 बार, एक तो टाइम्स पत्रिका होती है, पाक्षिक पत्रिका होती है, 2 बार इसको प्रकाशित किया। एक तो 76 में, अप्रैल 76 में, फिर जून 76 में, 2 बार। उस क्या नाम से किया, वॉरियर अगेंस्ट वीड के नाम से प्रकाशित किया। ये इस तरह से इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया प्रदेश सरकार को कि लैंटाना को समाप्त करने के लिए इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट आज भी शायद बाहर नहीं निकला सरकार की। ये अगर उसमें निकल गया होता तो शायद कुछ होता। ये कहते हैं
बिना किसी पारितोषिक के इसमें काम करूँगा। मैं इसमें 75 साल का हो चुका हूँ, मैं इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता। शोध अलग चीज़ है, मैंने एक कुछ एरिया छाँटा, उसमें मैंने काम किया। अब ये पूरा फैला हुआ है, इसको फैलाने के लिए बच्चों को चुना जाए, स्कूली बच्चों को, उनको कुछ पारितोषिक दिया जाए, उनको फ्री किताबें दी जाए, कुछ इनाम दिए जाएँ, तो बच्चे इसको चाव से फैलाएंगे। प्रदेश सरकार को शायद इनका प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ, वो तो चाहते थे घोड़ा गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों इसमें प्रोजेक्ट में, ऐसा प्रोजेक्ट बना के दो। उन्होंने कहा मैं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, आपके पास विशेषज्ञ हैं, ऐसा प्रोजेक्ट आप बना लें। शायद जब मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, उसमें नारायण दत्त तिवारी जी क्या थे, मुख्यमंत्री थे, उनसे इनके कुछ वैचारिक मतभेद थे, ये जानते थे उनके यहाँ। जब वो विधायक थे उससे पहले जब मुक्तक क्षेत्र में आते थे, इनके कमरे में भी ठहरते थे, वो इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। परंतु प्रदेश सरकार ने इनके सम्मान में, जबकि बहुत जगह सम्मानित किया गया इनको। अच्छा, अभी आपने ऑफ कैमरा बताया कि जो आपके पिताजी हैं चंद्रशेखर जी, उनके ऊपर एक अध्याय भी है पंजाब हाँ, में। मैं बता रहा हूँ आपको। पंजाब मैं अभी मेरे के 10 दिन पहले मुझे पता चला कि देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं, जो मैंने कहा था, जो हमारे पारिवारिक मित्र भी रहे, मेरे बड़े आदरणीय भी हैं, वो यहाँ आए थे। उनका अभी मैसेज आया एकदम 10 दिन पहले कि हरिहर, मुझे पता चला है कि पंजाब बोर्ड जो इंटरमीडिएट बोर्ड है, वहाँ लोहनी जो इंग्लिश इलेक्टिव की बुक है, जो 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है, उसमें लोहनी जी के नाम से एक अध्याय है, एक पाठ है, वॉरियर अगेंस्ट वीड। मैं उस किताब को मंगाना की सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे मिल जाए। मैंने 2-4 बुक डिपो से बात भी की, अभी किताब का पता नहीं, किसी से मैंने कहा है वो किताब की 2 प्रतियाँ मुझे भेज दें। मैंने प्रदेश सरकार को कई बार लिखा कि लोहनी जी के बारे में, इनके बारे में एक अध्याय, बच्चों के बारे में, हमारी उत्तराखंड की विभूति हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं है। लोग वैज्ञानिक क्यों कहा गया इनको, आपने सवाल पूछा था, क्योंकि इनके विज्ञान की शिक्षा नहीं थी, मिडिल तक पढ़े हुए थे और न अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं था, तो इनको लोग वैज्ञानिक, इनके रग में ही ये था, इन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, इनकी प्रतिभा में ये विज्ञान सम्मिलित था, सोच में विज्ञान, सोच में विज्ञान सम्मिलित था। बल्कि एक दांत के दर्द की दवा भी देते थे। हमारे घर में बड़ी भीड़ लगी रहती थी। अच्छा, मैं बताऊँ ना, बचपन से ये इस तरह की रुचि रखते थे। ये लेंटाना की कहानी होगी। लेंटाना में इनने खोज की, इन्हें पुरस्कार मिला, पर लेंटाना आज जैसी की तैसी है। उन्होंने एक बार कहा भी कि लेंटाना के लिए मुझे पुरस्कार मिला, वो तो ठीक है, पर लेंटाना को नष्ट नहीं कर रहे हैं तो पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है। खोज का कोई इसका महत्व तब होता जब इस पर कोई कार्रवाई होती है। बिल्कुल, ठीक है। आज तो लेंटाना इतना फैल गया, इसको कोई ध्यान भी मेरे ख्याल से कम ही दे रहे हैं। मैंने प्रदेश सरकार को किताब भी 2-3 बार भेजी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी, शिक्षा विभाग को के भेजी। मैंने एक किताब इनके बारे में लिखी है, अच्छा, मेरा जीवन मेरा अनुभव। ये इसमें कुछ तो मैं, एक तो पहला जो है इनका जो जानकारी है पहाड़ की ओर से, ये देवेंद्र मेवाड़ी जी ने लिखी है। कीड़े वाले माँ साहब, हाँ, ये देवेंद्र मेवाड़ी जी ने लिखी है। इनके बारे में कई बार उनके पेपर में भी आया, धर्मयुग में छपा, ये छपा, वो छपा, वो इनके बहुत निकट जानने वाले थे। अच्छा, इनके कुछ तो इंदिरा गांधी जी की, हाँ, इसमें ऐसा हुआ, जब इनको 1976 में पुरस्कार मिला तो इंदिरा गांधी जी ने पहले तो उनको 5,000 रुपया दिया, हेतु सहायता, जनवरी 1976 में 5,000 रुपये का चेक मिला। और चेक ऐसा सौभाग्यशाली था कि उस वक्त पैसे नहीं थे, मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो मार्च में उसकी शादी हुई लखनऊ से, तो पैसे उसके काम आ गए। उतने पैसे नहीं होते तो कहाँ से पैसे लाते। क्या आपको तो रिटायर हुए थे, कितना पैसे मिलती थी इनको? 15 रुपया, 15 रुपीज़। 1970 में रिटायर होके आए तो 15 रुपीज़ इनको सहायता मिलती थी। तो इस तरह जब इंदिरा गांधी ने पता चला कि इनको पुरस्कार, उनको पता तो होगा ही, फिर उन्होंने अपने आवास पर बुलाया उनको। डॉक्टर NC पंत थे, वो उनके साथ गए, तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा, आपने ये मैं जो आपको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है, ऐसे आप अपने को साधारण व्यक्ति मत समझिए, आप ये मत समझिए कि मैं साधारण सा टीचर हूँ, आप बहुत महान हैं, आपने इतनी बड़ी खोज की है, देश का नाम ऊंचा किया है, ये काम किसी ने नहीं किया आज तक, किसी कृषि वैज्ञानिक ने नहीं किया है जो आपने कर लिया, जिनको बड़ी बड़ी डिग्री मिलती है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी हैं, बड़ी बड़ी सहायता मिलती है,
आपने बिना किसी सहायता के इस कार्य को किया है, इसलिए देश का गौरव है। तो इस तरह से उनका नाम 1976 में उनका उसके लिए भी हुआ, पद्मश्री के लिए भी इनका मांगी गई जिले से नॉमिनेशन, लेकिन वो समय से नहीं पहुंच पाई। फिर अगली बार शायद वो पुरस्कार, जब जनता गवर्नमेंट आई उसने पुरस्कार को बंद कर दिया, फिर उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अच्छा। तो उससे वंचित रह गए। खैर, उनका अपना काम है, उनका प्रकृति से बड़ा प्रेम था। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको दिखाया मैंने, यहाँ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। इसमें मेरे चाचा जी का नाम लेना बहुत जरूरी है कि सब दत्त लोहनी जी यहीं गाँव घर की देखरेख करते थे। वो जंगल किसी को जाने नहीं देते थे। पिताजी जब आते, एक मुझे याद है, एक औरत आती थी हमारे रिश्ते से, यहाँ चाय भी पी जाती थी और जा करके पेड़ों की घास भी काट ले जाती थी। तो पिताजी जब आती थी वो नीचे खेतों में चले जाते थे। फिर जब वो चले जाते देख, फिर यहाँ से आवाज, अरे कौन काट रहा है इसको। अगर उसे रिश्तेदारी निभाएंगे तो पेड़ नहीं बच पाएंगे ना। तो भाग जाती थी। फिर कहती हो जीजा जी तो डांट रहे हैं, भाग जाओ यहाँ से। अगर उसके सामने पड़ते पहले तो वह कहती मैं जीजा जी पेड़ काट रही हूँ, आप कुछ मत कहना। तो उनका पेड़ों के प्रति इतना प्रेम था। और मैंने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल इसीलिए नहीं है कि अब पेंशन मिल रही है सरकार की, खाओ पियो सो उठो घूमो फिरो और ज़िंदगी बिता दो, इसलिए नहीं है। जीवन इसलिए मिला है। एवं आपको एक वो मदर टेरेसा ने एक बार कहा कि जो जीवन दूसरों के लिए नहीं है वो जीवन जीवन नहीं है। किसी भी रूप में हमें काम करना चाहिए, कुछ भी करें, भूखे को खाना खिलाओ, कुछ करो, पक्षियों के लिए करो, प्रकृति के लिए करो, जानवरों के लिए करो, लोगों के लिए करो, पैसा है तो लोगों को सहायता दो, कई चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या किया जाए। ये जंगल बहुत बर्बाद हो गया था, लोगों ने काट दिया था इसको, पेड़ बड़े बेढंगे थे। मैंने आकर के इसकी लॉपिंग करनी शुरू की, लोगों को जाने से रोका और इसकी लॉपिंग की। और फिर मैंने एक गेट बनाया स्मृति वन के नाम से। मुझके इसमें विचार मैंने अपने देवेंद्र मेवाड़ी जी को ये बताया कि मैं क्या करूं। मैं ऐसा सोचा उनके, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से सेवा से बढ़कर कोई नहीं है। लोग अपनी आजीविका के लिए बहुत काम करते हैं, पर लेकिन आप अपनी आजीविका से काम न जोड़ करके इसको देश के लिए जोड़ रहे हो, प्रकृति के लिए जोड़ रहे हो। अगर 0.0001% भी आप प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हो तो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। आज प्रकृति की हालत बहुत खराब है, लोग वहाँ पेड़ पौधों को काट रहे हैं बेवजह से। मैं इनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने पैसों से एक तो ये बनाया, गेट बनाया, आप देखना स्मृति वन का गेट बनाया। ये सड़क तो किसी सहायता से बनी है। और मैंने फिर इसमें अब यहाँ पर नर्सरी बनाई, नर्सरी में पेड़ उगाए, बांस के, रीठे के, तुन के पेड़ तैयार किए। मैंने करीबन 3000 पेड़ लगाए हैं और करीबन 2000 पेड़ जिंदा थे। 80% या 75% सक्सेस रेट था। और पिछले साल आग लगी, करीब 1000 पेड़ मेरे जल गए इसमें। फिर उसके बाद मैं दोबारा वृक्षारोपण हमने किया है। आपको मैंने पूरा जंगल दिखाया। ये पेड़ों की सेवा में मैं लगा हूँ। और मैंने यहाँ पर और भी पेड़ लगाए हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये तेज पत्ता का पेड़ यहाँ पर दिख रहा है आपको। तेज पत्ते के कई पेड़ लगाए हैं। तेज पत्ते का भी ऐसा है, इसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, और मार्केटिंग हो जाती तो कुछ मिलता ना लोगों को। यहाँ पर ऐसे लोगों को हम प्रेरित तो कर रहे हैं, ऐसा करो करो, पर लेकिन उसकी मार्केटिंग आगे क्या होगा, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए लोगों को। क्योंकि यहाँ के लोगों की कोई क्षमता नहीं है, बार्गेनिंग की क्षमता नहीं है। अपनी किस तरह से करें, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो पेड़ है, चीड़ का जंगल जो है विनाशकारी होता है, इसमें आग जल्दी लगती है। बांस के पेड़ में खासियत है कि इसका पेड़ लंबी उम्र जीता है। एक पेड़ आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो इस पेड़ के नीचे यहाँ खड़े होके देखिए, यहाँ पर यहाँ पर ये वाला पेड़, हाँ, यहाँ पे छोटा मंदिर भी है, किसी कुछ लोगों का है ये पेड़ मुझे जब से याद है मैंने ऐसे ही देखा है। ये 200 साल का पेड़ हो गया। काफी पुराना पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। यही जहाँ बैठते थे, ये देखिए बांस के पेड़ हैं, इसमें हम गर्मियों में यहाँ पर पिरूल बिछा के सो जाया करते थे छाँव में। तो सर लंटाना के बाद भी उन्होंने किसी और पे काम किया लोहनी जी ने?
हाँ, लैंटाना के बाद में बहुत काम किए। हाँ। लैंटाना के बाद कभी खाली नहीं बैठते थे अच्छा। वो। एक बार डॉक्टर स्वामीनाथन भोलबाग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि लोहनी जी ये तिपत्तिया यहाँ बताते हैं लोग बहुत फैला हुआ है, चलमोड़ा कहते हैं, कहीं खौड़ भी कहते हैं, जो खेतों को बर्बाद कर देता है। हाँ, जिसकी छोटी छोटी गांठें भी होती उसकी छोटी लहसुन की तरह फांके होती हैं हैं। हाँ, उसकी। हल्की हल्की छोटी। हाँ। तो उन्होंने कहा इस पर कुछ काम करो। हम्म, वो आकर के जुट गए, उन्होंने अपने खेतों पर ही एक बार पिरूल बिछाया। अच्छा। 1 साल तक उसको इसको छोड़ दिया। हम्म, तो उनके जो रिसर्च उन्होंने क्या है कि जो चलमोड़ा होता है, तिपत्तिया होता है, इसकी लहसुन की तरह गांठें होती है। जब से उसकी गांठ में चोट नहीं की जाए, दवाओं से ऊपर तो सूख जाएगा वो, नीचे तो गांठ बनी रहेगी, तब तक वो नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए उनका कहता है 1 साल एक फसल के लिए खेत को खाली छोड़ दो, उसको किसी चीज़ से ढक दो, या तो पॉलीथीन से ढक दो या पिरूल जो हमारे गाँव में मिलता है आसानी से, उससे पूरा ढक दो। जैसे जैसे चलमोड़ा के ऊपर आएगा, वो पिरूल से ऊपर नहीं आना चाहिए, तो अंदर ही अंदर उसकी गांठें सड़ जाएंगी। जब गांठें सड़ जाएंगी तो उसका बीज नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई थी। या तो उसमें सोयाबीन बो दो उस खेत में, सोयाबीन, या फिर मक्का बो दो, मक्का की क्यारियाँ वो बनाओ, मेड़ जैसी बनाओ, बीज के हिस्से में उसको जो उगेंगी तो उनको खा, तो छाया में नहीं उगता है, धूप पैल जाग में ज़्यादा होगा, तिपत्तिया, पैल में। चिलमोड़। हाँ, तो इस तरह से उन पर किया। उसके बाद वो, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में था, गांव में वो गाय चराते थे, क्या करते, परेशान हो गए थे, वो मेरे पास आ गए। तो माँ आ करके वो घूमने जाते थे शाम को, उनकी आदत थी। वो एरोड्रम वाला क्षेत्र है, वहाँ देखते थे कि सड़कों के किनारे हजारों कुंटल मक्का की गिल्ली सड़क पर फेंकी हुई है। तो लोगों से पूछा क्या है, उनका मक्का जो हम लाते हैं फार्म, उनको फेंक देते हैं यहाँ। उनका अच्छा। तो उन्होंने कुछ एक दिन वो उठा लाए घर। वो घर में देखते थे ना, पहले क्या बांस के राख में लोग कपड़े धोते थे ना पहले, जब साबुन वगैरह नहीं होता था, गरीब लोग। उन्होंने कहा इसकी राख का भी देखते हैं क्या होता है। घर लाए, इन्होंने राख बनाई। राख का उन्हें पहले वो क्या करते हैं, कैरियों में वो राख भी छिड़कते हैं ना, लहसुन में या किसी चीज़ में, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो उसने पहला तो राख लाए घर में, उसका घोल बनाया। उसने कैरी में कुछ भिंडी हो रही थी, कुछ चीज़ें हो रही थी, लाही हो रही थी, उसमें माहौल है, उसमें छिड़काव किया। पता चला 4-5 दिन बाद तो बिल्कुल कीड़े मर गए हैं। और उनने उसके कपड़े धोए तो कपड़े बड़े साफ हो रहे हैं। अच्छा। उसके कोयले बनाने की कोशिश की, कोयले भी बन जा रहे हैं उसके। तो उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट पंतनगर इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर को सौंपा। डॉक्टर कृपा नारायण जी थे वहाँ तब वाइस चांसलर, उनको सौंपा। उनसे कहा भाई ऐसा है। उन्होंने कहा अच्छा, इस प्रोजेक्ट को आप वहाँ भेजो। ग्रामीण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है उत्तर प्रदेश का, उसको उन्होंने भेजा प्रोजेक्ट बना के। वहाँ से प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ 3 वर्ष का। उनको उसमें प्रोजेक्ट लीडर बनाया गया। डॉक्टर जौहरी थे, उसको उसमें सलाहकार बनाया गया। और 2 उनको लैब असिस्टेंट दिए गए। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी ने उनको लैब की सहायता मिलती। और उनको जब ग्रुप लीडर बनाया गया तो उनको 400 रुपया मानदेय भी दिया गया प्रत्येक माह। 3 साल वो प्रोजेक्ट चला। उन्होंने उस पर शोध किया, हर जगह फार्म में शोध किया, किस किस चीज़ कीड़ों को मार सकता है, क्या क्या कर सकता है, कई चीज़ों पर उसका शोध हुआ। तो उसके बाद उन्होंने, उनकी रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट ये आप देख रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्न, इस तरह से रिपोर्ट है। उनकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट इसमें है। यह 19 दिसंबर 1980 से 84 तक का है। यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्न कॉब एस। हाँ, इस पर उन्होंने शोध की। इस पर सिद्ध किया कि एक कीड़ों को मारने की अद्भुत क्षमता है। और दूसरा, इसका डिटर्जेंट भी हो सकता है, कोयले भी बन सकते हैं। इसमें पूरी लैब के जो रिजल्ट आए वो इसमें सब लिखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, किताब है। अच्छा, तो ये पूरी ये रिपोर्ट है। उसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने इसको छापा, मक्का की गिल्ली के नए उपयोग। ये किताब भी उन्होंने लिखी। उसमें क्या क्या उपयोग हम उसका कर सकते हैं, ये किताब सभी देखें। आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 78 साल के रहे होंगे, लैब में इस तरह काम कर रहे हैं। आजकल बिस्तर से खड़ा नहीं हो पाता आदमी, है नहीं? सही बात। तो ये उसके बाद इनके प्रमुख काम रहे। हाँ, तो एक क्या काम और था उनका, वो जो काम नहीं हो पाया। अच्छा। अब बड़े बड़े जो हमारे धरोहरें हैं, राष्ट्रीय धरोहरें हैं, मक्का मस्जिदें हैं या मंदिर हैं
या कोई राष्ट्रीय धरोहरें हैं, उस पर हम देखते हैं नीचे 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 सुर लागो को नहीं पहाड़ मकान में कहते हैं, तो पत्थर के बने हुए, तो इसमें मिट्टी बन जा रहे हैं वो पत्थर। उस पर भी उन्हें शोध कार्य चल रहा था। वो 3-4 बार उनको रुड़की यूनिवर्सिटी भवन विभाग ने उनको बुलाया, और उसमें उन्होंने, मैं नाम सही से बता दूं, वो नाम क्या है उसका, उसमें उन्होंने काम किया, उसमें 10 साल काम किया, करीबन 1000 भवनों को उन्होंने देखा। दिल्ली, हल्द्वानी, लखनऊ, बरेली, जो पुरानी इमारतें हैं उनको उन्होंने देखा। उस पर एक काम वो कर रहे थे, वो कहते हैं सबसे बड़ा काम मेरा ये है, क्या, ये पुरानी भवनों को बचाना। पत्थर व ईंट का एक जीमर सूर तथा ईंटुआ। हाँ, ये क्या है, जैविक प्रक्रिया है। इस पे इन्होंने, अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारे घरों में कई जनजाति उस तरह का नीचे नीचे नींव से ऊपर करने कुछ इस तरह से लाइन में मिट्टी बनने लगती है पत्थरों के मकान। अच्छा। ईंटुआ लग गया कहते हैं ना। तो इसको उन्होंने किया, 10 वर्ष तक इस पर उन्होंने काम किया, ठीक है। तो इसका क्या नतीजा रहा? नतीजा ये रहा, उनका प्रोजेक्ट बना के भेजा था उन्होंने, भवन निर्माण जो से संबंधित, जो CBRI को भेजा था उन्होंने। अच्छा। और CBRI के वैज्ञानिकों ने 3 बार बुलाया, रुड़की में है, उनके वर्कशॉप भी हुई। वो पता चला कि 3 जनवरी 1984 को उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तब पंतनगर यूनिवर्सिटी में थे वो। एक बात और बताऊं, अकेले रहते थे। पहले तो मैं रहता था, मेरा चयन जब लोक सेवा आयोग से हो गया तो मैं इनको छोड़ के चला गया। अकेले अपना खाना भी बनाते थे, कपड़े भी धोते थे सब। मेरी माँ थी, वो बीमार रहती थी, वो कहते मैं इसकी देख रेख करूँगा या अपना काम करूँगा, इसलिए माँ तो घर में रहती थी। वो सारा काम अपने आप करते थे। तो 3 जनवरी 1984 को हार्ट का दौरा पड़ा, उनकी डेथ हो गई। क्या आयु थी उसमें उनकी? उस समय उनकी 80 वर्ष था शायद। अच्छा। 79-80। अच्छा। चलते फिरते थे। पहले दिन में पूरे कैंपस में मिल के आए थे लोगों से, जिसका पैसा देना था उसको दिया था। पता उनके मन में कभी, उनको जब लखनऊ से आ रहे थे तो हल्का सा तकलीफ हुई ट्रेन में 29 दिसंबर को। तब शायद उनको कुछ आभास रहा हो कहीं कुछ ना हो जाए, तो अपना सारा काम निपटा गए। उन्होंने पर्यावरण पर भी एक किताब लिखी थी और पंतनगर यूनिवर्सिटी को सौंप के आए, पर लेकिन वो किताब का मुझे बहुत कोशिश करने के बाद भी पता नहीं चल पाया वो छपी या नहीं। और उन्होंने मोटे अनाजों पर भी काम किया है। वो मानते थे मोटे अनाज जो है, जिसको हम गरीबों का भोजन मानते हैं, ये चमत्कारी भोजन है। इसके बारे में भी उन्होंने कि 1980 से पहले उन्होंने लिखा था बहुत बड़ा लेख, और ये मैंने इनकी किताब में इसको दिया हुआ है। आज प्रदेश सरकार और हमारी देश की सरकार भी मान रही है, उसको बढ़ावा भी दे रही है। ये पहले ही कहते थे वैज्ञानिकों से कि मोटे अनाजों पर ध्यान दो पहाड़ों में, ये गरीबों का भोजन नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण भोजन है। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा कि इसकी कुछ प्रजातियां डेवलप करिए, संकर बीज पैदा करिए, किसानों के बीज जाइए, इसको बढ़ाने की किया करिए। ये इनके काम है। तब इनको जो है, हाँ, लोक वैज्ञानिक कहा गया। लोक वैज्ञानिक, इनके हर चीज में इनका दखल था। विज्ञान की पढ़ाई कोई भी को विषय पकड़ ले ये, तो उस पर अगर उनके मन में आ गया तो उस पर जुट जाते थे, समर्पित हो जाते थे। अच्छा, इसलिए इनको लोक वैज्ञानिक कहा गया है। धन्यवाद, काफी बढ़िया लगा ऐसे व्यक्ति के बारे में जान के, जिनके बारे में बहुत चर्चा कभी सुनी नहीं गई। नहीं, उत्तराखंड सरकार ने ऐसी कोशिश की कि इस तरह के लोगों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इनके बारे में जाना। वो मैंने कई प्रदेश सरकार में बहुत से पत्र भेजे हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र, जब मुख्यमंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाया, वहाँ जाऊँ तो मिलना नहीं हो पाता है, कैसे समय लो, ये लो। शिक्षा विभाग को कई बार कहा मैंने, बड़ी मुश्किल से किताब मैंने जो लिखी थी, एक बार आदेश आया कि इसको इंटर कॉलेज जो कॉलेजेस हैं उनकी लाइब्रेरी में रखा जाए। तो मैंने करीबन, मेरे पास 300-400 किताबें थी, तो 148 विद्यालयों से मेरे पास डिमांड आई, मैंने ये किताब विद्यालय में ज़रूर भेजी है लाइब्रेरी में। तो आपका कि सोमेश्वर में है, मनान में है, वहाँ भी आपको लाइब्रेरी में जाएँ तो वहाँ भी मिलेगी किताब। अच्छा, देखिए क्या कर रहे हैं, कभी सोमेश्वर इंटर कॉलेज में पता करिएगा, मनान में भी है, कोई भटजी प्रिंसिपल थे वहाँ। अच्छा,
उनको भी भेजी मैंने, पैसे लिए जरूर उनसे क्योंकि मेरा खर्चा भी हुआ है। वहाँ रखी गई है। धन्यवाद सर।